नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आपसे उनका स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। इसके साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से चुना गया है। तो बताइएगा 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। मुकेश गर्ग होंगे, जॉन फॉसे होंगे, स्कॉट मॉरिसन होंगे या फिर चन्नी आनंद हो जाएंगे। 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है, तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या बी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसको 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से अगर हम लोग बात करेंगे तो जॉन फॉसे को सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम लोग शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, अगर हम लोग शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये ईरान के नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग किसको दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगर आपसे साहित्य पूछा जाए तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मेरे भैया जॉन फॉसे को दिया गया। ठीक है, किसको मेरे भैया, तो जॉन फॉसे को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस देश के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के हैं जॉन फॉसे, और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे या फिर डेविड बेकहम। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे ऑप्शन संख्या बी लियोनेल मेसी। अगर आपसे पूछा जाए लियोनेल मेसी किस देश के जो है खिलाड़ी हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे अर्जेंटीना। ठीक है, कहाँ के, तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं लियोनेल मेसी। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना जो है ये फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा पुरुष वर्ल्ड कप है 2022 का, इसमें विजेता रह चुका है। ठीक है, क्या है, तो फीफा 2022 वर्ल्ड कप में अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्जेंटीना क्या रह चुका है, विजेता रह चुका है। फ्रांस की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांस क्या था, फ्रांस उप विजेता था। ठीक है, क्या था, फ्रांस अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांस उप विजेता था 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। इसके साथ ही साथ अर्जेंटीना में आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको पंपास घास के मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना में आपको क्या होगा, तो पंपास घास के मैदान देखने को मिलेंगे। तो 8वीं बार बैलन डीओर पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं। देखो 5 दिसंबर की अगर हम लोग बात करें तो 5 दिसंबर को क्या करते हैं, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मृदा दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय क्या करते हैं, तो दिव्यांग दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है दिव्यांग दिवस के रूप में 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना दिवस तो कब मनाते हैं, तो जो है आपका 4 दिसंबर को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 4 दिसंबर को मेरे भैया क्या करते हैं, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 1971 में क्या होता है मेरे भैया, 1971 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत और क्या होगा, और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की स्मृति में क्या किया जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे मनाया जाता है। ठीक है, नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 5वें प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो बताइएगा कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या किया, जिसने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न का आंसर करना है और क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चौथे प्रश्न का आंसर करना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर आप लोग डी आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट होगे। ठीक है, किसको, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है।
देखो ताज महोत्सव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ताज महोत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? आगरा में मनाया जाता है। आगरा में अगर बात करें और कौन कौन से मेले होते हैं तो आगरा में आपको कैलाश मेला देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? तो आगरा में आपको कैलाश मेला देखने को मिलेगा। आगरा में आपको बटेश्वर मेला देखने को मिलेगा जो कि एक पशु मेला है। आपको आगरा में बटेश्वर मेला देखने को मिलेगा जो कि एक पशु मेला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे आगरा में आपको सुलह एकुल मेला भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? तो सुलह एकुल महोत्सव जो है ये भी आपको आगरा में देखने को मिलेगा। आगरा को पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है। आगरा का पेठा बहुत फेमस है, तो आगरा को पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन होता है, कब होता है? तो फरवरी में। ऑप्शन संख्या बी जितने मेरे भाई बहन आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिवासो नामक जनजातीय पारंपरिक जो रूप से ये किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। अगर हम लोग बात करें दिवासो, तो दिवासो जो है ये एक जनजातीय पर्व है। दिवासो एक जनजातीय पर्व है और ये किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। छठवां प्रश्न आपके सामने है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो दिवासो अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अच्छा, गुजरात के संदर्भ में याद रखिएगा गुजरात का जो नृत्य है तो ये क्या होगा? तो गरबा हो गया। ठीक है, गरबा हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे गुजरात की तो गुजरात डांडिया हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं? तो ये सब गुजरात के नृत्य हो जाएंगे। दिवासो नामक जनजातीय पर्व कहाँ पर? तो गुजरात में। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो मध्यकाल में किस देश से अब्दुल रज्जाक, देखिए अगर आपसे पूछा जाए अब्दुल रज्जाक जो है ये किसके दरबार में आया था? तो ये देवराय किसके समय में? तो देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है ये विजयनगर में आया था। ठीक है, कहाँ पर आया था? तो विजयनगर में आया था। और उस समय विजयनगर में राजा कौन थे? तो विजयनगर के राजा हैं देवराय द्वितीय। ठीक है, विजयनगर के राजा कौन है? तो देवराय द्वितीय हैं। इनके समय में अब्दुल रज्जाक आता है। कहाँ से आता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फारस से। ठीक है, कहाँ से? तो फारस से अब्दुल रज्जाक नामक विदेशी यात्री आएगा। मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य में आता है और उस समय विजयनगर के जो राजा होंगे वो कौन होंगे? वो देवराय द्वितीय होंगे। मोरक्को से अगर हम लोग बात करेंगे तो मोरक्को से 1333 में कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। ठीक है, कौन आया था? इब्न बतूता आया था 1333 में। अगर हम लोग बात करेंगे तो इब्न बतूता आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। किसके समय में आया था अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में इब्न बतूता मोरक्को से आता है और इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? चलिए 8वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बताइएगा, आपसे पूछा जा रहा है जो भारत की संविधान सभा थी तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, उप समिति का आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो उप समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे जेबी कृपलानी। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा गया था कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे तब आप आंसर करते किसको? सरदार पटेल को। अगर आपसे उप जो है मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष पूछा जाता तो आप आंसर करते सरदार पटेल को। लेकिन आपसे उप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है तो आप आंसर किसको करोगे? जेबी कृपलानी को करोगे। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया था? बताइएगा किस विद्रोह का नेतृत्व जो है ये सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया था? क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कीजिएगा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं मुंडा विद्रोह, खरवार विद्रोह, संबलपुर विद्रोह या फिर नील विद्रोह, तो कौन सा विद्रोह है जिसका नेतृत्व सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया है? जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संबलपुर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संबलपुर विद्रोह जो है इसका नेतृत्व जो है सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया है।
ये विद्रोह कहाँ पर होगा मेरे भैया? तो इस विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उड़ीसा में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? तो उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा में संबलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इस विद्रोह का जो है प्रारंभ होता है सुरेंद्र साई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है? आप लोगों को बताना है गेटवे ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? 1925, 1920, 1907 या फिर 1911? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, और सभी मेरे भाई बहन सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये घटना जो है ये 1911 की है। 1911 में इंग्लैंड के राजा जो है जॉर्ज पंचम, ठीक है, कौन? तो जॉर्ज पंचम अगर हम लोग बात करेंगे तो जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और उन्हीं के सम्मान में क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। अगर आपसे इसके वास्तुकार पूछा जाए तो वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो वास्तुकार हैं जॉर्ज व्हीटेट। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो इसके वास्तुकार जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे जॉर्ज व्हीटेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो जॉर्ज व्हीटेट हो जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? जॉर्ज व्हीटेट है। 1911 में इसका निर्माण प्रारंभ होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत में आते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया आपसे अगर पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे मुंबई। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडिया गेट कहाँ पर है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया गेट कहाँ पर है तो अब आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली में है, लेकिन अगर आपसे गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? मुंबई में। तो ये एक छोटा सा अंतर है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो कौन सी नदी के किनारे है ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। तो विजयनगर की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भैया, विजयनगर जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होगी 1336 में। ठीक है, कौन करेंगे? तो हरिहर और बुक्का, तो दो भाई हैं, दो भाइयों का नाम मिलता है हरिहर और बुक्का। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए किसके समय में करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर में आपको 4 राजवंश देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला राजवंश होगा संगम, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का करेंगे। पहला राजवंश है संगम। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा राजवंश आपको सुल्लू देखने को मिलेगा। तीसरा राजवंश आपको तुल्लू देखने को मिलेगा। कौन सा? तुल्लू देखने को मिलेगा। चौथा राजवंश आपको अराविडू देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? तो चौथा राजवंश आपको अराविडू देखने को मिलेगा। तो संगम वंश में आपको 4 राजवंश देखने को मिलेंगे। ठीक है, सॉरी, विजयनगर में आपको 4 राजवंश देखने को मिलेंगे, संगम, सुल्लू, तुल्लू, अराविडू। विजयनगर राज्य क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? बाल विहार प्रणाली, बाल विहार प्रणाली जो है ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, और ये जो शिक्षा प्रणाली है ये बताती है कि जो शिक्षा का केंद्र है वो कौन होने चाहिए? वो बाल होने चाहिए, मतलब बच्चे होने चाहिए। ठीक है, शिक्षा का जो केंद्र है ना, वो क्या होना चाहिए? वो बच्चे होने चाहिए। तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन होंगे? मॉन्टेसरी होंगे, थॉर्नडाइक होंगे, फ्रोबेल होंगे, या फिर पर्सी नन हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी मेरे भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रोबेल हो जाएंगे। ठीक है, कौन? तो फ्रोबेल बाल विहार प्रणाली के संस्थापक है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने के की कोड CRC का फुल फॉर्म क्या? बताइएगा। अक्सर आपने इस की को सुना होगा, CRC शब्द सुना होगा, इस्तेमाल किया होगा, तो बताइएगा CRC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो CRC क्रॉस रेफरेंस चेक होगा, सर्कुलर रेफरेंस चेक होगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होगा, या फिर साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो CRC का जो फुल फॉर्म होगा मेरे भैया, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा, साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी बिल्कुल आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया है? आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं,
ठीक है, आपके एग्जाम में ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको बताने की आवश्यकता है। बताइएगा क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अगर हम लोग बात करेंगे तो किस वर्ष स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, 1767 में स्थापित किया गया है। और अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर, तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये हो जाएगा आपका देहरादून में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होगी, 1767 में। ऑप्शन संख्या सी जितने लोग आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है, बताइएगा। चलिए, तो टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, बताएंगे। इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके वीरेंद्र सहवाग हो जाएंगे। और वीरेंद्र सहवाग को क्या करते हैं, तो इनको मुल्तान का सुल्तान भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान स्टेडियम में ये क्या करते हैं, तो ये 309 रन बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ 13 शतक लगाते हैं, पहले भारतीय हो जाते हैं और इनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है, चलिए बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य में जो है ये टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, एकदम बॉर्डर पर इसका निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है ना, बॉर्डर पर इसका निर्माण किया गया है। टिहरी बांध जो परियोजना है ये क्या है, तो ये देश की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। ठीक है, क्या है, सबसे ऊंची बांध परियोजना जो है, ठीक है, सबसे ऊंची बांध जो परियोजना है ये टिहरी बांध परियोजना है। अगर आपसे पूछ लेता है कि टिहरी बांध परियोजना का निर्माण, टिहरी बांध परियोजना है ना, अगर वैसे तो देखो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर तो ऐसे मेरे भैया उत्तर प्रदेश दे दिया है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर आएगा, तो ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। उत्तराखंड में अगर स्पेशली हम लोग बात करें कहाँ पर, तो उत्तराखंड में टिहरी जिला। ठीक है, कहाँ पर, उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, तो टिहरी जिला में ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करें सबसे ऊंची बांध परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं किस नदी पर है टिहरी बांध परियोजना, तो देखो दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी, एक है भागीरथी नदी। ठीक है, कौन सी, एक है भागीरथी नदी। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे दूसरी कौन सी है, तो दूसरी एक और नदी आपको मिलती है भिलांगना नदी। ठीक है, कौन सी, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी। तो दो नदियों के संगम पर इस टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। और किस देश की मदद से, तो सोवियत रूस की मदद से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई है, सिविल सेवा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिविल सेवा बताइएगा। सिविल सेवा का जनक किसे मानते हैं, लॉर्ड कैनिंग को मानते हैं, लॉर्ड कर्जन को मानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं, या फिर डलहौजी की मानते हैं। देखो, अगर जब आपसे सिविल परीक्षा कहेगा, ठीक है, जब आपसे क्या कहे, जब आपसे सिविल परीक्षा कहे तब आप आंसर करोगे डलहौजी को। लेकिन अगर आपसे सिविल सेवा कहे तो सिविल सेवा किसके समय में, कॉर्नवालिस के समय में शुरू होगी। ठीक है, कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी मानते हैं। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे मानते हैं, तो कॉर्नवालिस को मानते हैं। इसी अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। इसी अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता था। ठीक है, इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता था, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था, अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता था। 19% क्षेत्र पर यह अस्थाई बंदोबस्त लागू था। कहाँ पर लागू था, अगर आपसे पूछे कहाँ पर लागू था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये व्यवस्था लागू थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्नवालिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो जो निर्वाचन आयोग है मेरे भैया, ठीक है, कौन है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है,
25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हर साल हम लोग क्या करते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर है, तो भाग 15 में उल्लेख है। ठीक है, कहाँ पर, भाग 15 में उल्लेख है। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 324। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 324 में भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 324 के तहत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद 326 की बात करेंगे, तो 326 के तहत राइट टू वोट, मत देने का अधिकार है। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 326 के तहत क्या है, तो मत देने का अधिकार है, राइट टू वोट है। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो ये मत देने का अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है। ठीक है, ये किस प्रकार के अधिकार में आएगा, तो ये आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, रिग्जिट क्या है। ठीक है, अभी हाल ही में एक ये शब्द बहुत ही चर्चा में था, रिग्जिट, और इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराऊंगा, टॉप 50 MCQs कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैक्सिमम प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर से लिया है मैंने मैक्सिमम प्रश्नों को, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिग्जिट शब्द की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो RBI के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन है, इनको RBI गवर्नर पद से हटाने के लिए, ठीक है, एक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके लिए क्या किया गया था, जिसके लिए रिग्जिट शब्द का प्रयोग किया गया था, और ये काफ़ी चर्चा में था। अगर रघुराम राजन की पुस्तक की बात कर लें तो इनकी एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द थर्ड पिलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो द थर्ड पिलर जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है। याद रखना आपको, द थर्ड पिलर रघुराम राजन की पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। ब्रिक्स देश का कौन एक सदस्य है, बताइएगा। ब्रिक्स देश का अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रिक्स देश का कौन सा एक हिस्सा बताइएगा है। अगर देखो बी की बात करते हैं, ब्रिक्स है ना, BRICS, तो एस फॉर क्या हो जाएगा, एस फॉर आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। सी फॉर क्या हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। आई फॉर अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आर फॉर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे बी, तो बी फॉर क्या हो जाएगा, तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ब्रिक्स के सदस्य देशों को आपको याद रखना है। ठीक है, बी फॉर क्या होगा, ब्राज़ील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वाले MCQs करा रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, देखो वैसे तो अगर माउंट एवरेस्ट पर बात करें तो पहली जो चढ़ने वाली जो पहली महिला है वो कौन है, तो वो है जुंको तेबेई है। ठीक है, कौन है, तो जुंको तेबेई। ठीक है, कौन होगा, तो जुंको तेबेई। ठीक है, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। लेकिन यहाँ पर आपसे पहली भारतीय महिला की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे भारतीय नाम दिए गए। तो बताइएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तेबेई है, लेकिन पहली भारतीय महिला कौन होंगी, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कल्पना चावला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये पहली महिला, पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। ठीक है, अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली क्या है, पहली भारतीय मूल की कौन है, कल्पना चावला है। ठीक है, भारतीय मूल की है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की कौन है, तो ये हो जाएंगी कल्पना चावला। और कल्पना चावला की क्या होगा, 2003 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बछेंद्री पाल होगा। बछेंद्री पाल अगर हम लोग बात करेंगे तो कब, तो 1984 में। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन जाती हैं बछेंद्री पाल, कब, 1984 में। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी के जो है रंग लाल होने का कारण क्या होता है। देखो अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली जो लाल मिट्टी है ये साउथ इंडिया में आपको मिलेगी,
और अगर हम लोग बात कर ले साउथ इंडिया में आपको कहाँ पर लाल मिट्टी देखने को मिलेगी मेरे भैया, तो देखो जो ये वाला जो आपका क्षेत्र है ना, ये वाला जो पूरा आपका क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको लाल मिट्टी, ये वाला जो दक्षिण भारत का साउथ इंडिया का जो ये वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या होगा, लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है मेरे भैया, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड है ना, लौह कणों की जो है उपलब्धता होती है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी का रंग लाल होता है और इसीलिए इसे लाल मिट्टी कहते हैं। दक्षिण भारत में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक किस राज्य में, तो सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में मिलेगी। ठीक है, लाल मिट्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत में सबसे अधिक किस राज्य में, तमिलनाडु में मिलेगी। और दक्षिण भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी मिलती है, तो वो लाल मिट्टी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। देखो शून्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो शून्यकाल का जो शून्यकाल का जो समय होता है वो क्या होता है, वो 12 से 1 का होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें शून्यकाल कहाँ से, तो ये हम भारतीयों की देन है, ये भारत से ही लिया गया है, ये किसी अन्य देश से नहीं लिया गया, ये हम भारतीयों की देन है। ठीक है, क्या है, तो ये हम भारतीयों की देन है शून्यकाल। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य जो है अंतराल होगा, जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शून्यकाल में जब कोई महत्वपूर्ण विषय मेरे भैया क्या होता है, जब कोई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भैया, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका शून्यकाल हो जाता है। शून्यकाल में महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उन्हीं पर चर्चा की जाती है। 12 से 1 का समय शून्यकाल का होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बात कर रहे हैं। तो स्थापना कब होगी यूएनओ की, तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूएनओ की स्थापना होती है। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो ये यूएनओ है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो ये न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, तो न्यूयॉर्क में जो है इनका हेडक्वार्टर है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। अगर आपसे पूछा जाए भारत इनका मेंबर कब बना है, तो देखो भारत तो आज़ाद होता है 1947 में, लेकिन भारत इनका सदस्य 1945 में ही बन जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनेगा, 1945 में बन जाता है। 11 जुलाई को ये क्या करेंगे, तो ये विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया। ठीक है, डिसीजन लिया गया। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है, बताइएगा कौन सा पदार्थ जो समुद्र जल से निकाला गया है। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न कराता रहूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्या होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन बिल्कुल मेरे भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश करते हैं, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है। देखो अगर अपने प्यारे भारत की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, है ना। चलो, तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से अगर हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अपना जो है ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ये वाला क्षेत्र है मेरे भैया, ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ठंडियों के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो इस वाले क्षेत्र में ठंडियों के मौसम में वर्षा होती है। और जो ये वर्षा होती है किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा मेरे भैया, कहाँ से, भूमध्य सागर से होती है। इधर से ये मानसून उठेगा और इस तरीके से भारत में क्या करेगा, इस तरीके से भारत में एंट्री करता है। ठीक है, तो भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है यहाँ पर ठंडियों के मौसम में, उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, ठंडियों के मौसम में ये वर्षा करते हैं। कौन होंगे, तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, बताएंगे आप लोग। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो कर्नाटक होगा, उड़ीसा होगा, महाराष्ट्र होगा या फिर असम होगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है या फिर असम है। क्या होगा करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा मेरे भैया। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर अगर हम लोग बात करेंगे डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ट्रांसमीटर का करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का करते हैं, डायोड का करते हैं, या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की बात हो रही है। ठीक है, देखो टेलीफोन नेटवर्क की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, साइट की बात नहीं हो रही है, जो है टेलीफोन नेटवर्क की बात हो रही है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी जितने मेरे भाई बहन आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है मेरे भैया, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, क्या है? ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसका जो समय है वो क्या होगा? तो वो होगा 2012 से लेकर के 17 का। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है, और इसका जो समय होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2012 से लेकर के 2017 का। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ऑप्शन संख्या डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, क्या होगा? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम पंचवर्षीय योजना है, समय है 2012 से 17। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। जो पंचवर्षीय योजना है इनका कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई, तो रूस से ली गई। अगर आपसे पूछे ले कि रूस में पंचवर्षीय योजनाओं को किसने लागू किया था, तो स्टालिन ने। रूस में अगर आपसे पूछे पंचवर्षीय योजनाओं को किसने लागू किया था? स्टालिन ने। और रूस से हम लोगों ने क्या किया था? पंचवर्षीय योजनाओं को एडॉप्ट किया था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए अगर इस अधिकार की बात करते हैं तो इसको BR अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की क्या किया है? तो संविधान की हृदय एवं आत्मा का। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको संविधान की हृदय एवं आत्मा का है। किस अनुच्छेद में अगर बात करें इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद कहाँ पर? तो अनुच्छेद 32 में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। इसको संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? BR अम्बेडकर ने कहा। किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष से लागू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो किस वर्ष से लागू किया गया किसान क्रेडिट कार्ड योजना को? बताइएगा। चलिए ठीक है, बताइएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किस वर्ष से लागू किया गया है ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये 1998-99 में लागू की गई। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में लागू की गई है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके की आगे अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छे जो है आपके लिए मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेशन आने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी, तो ये सारी क्या है? ये सारी सरकारी भाषाएं हैं किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की? मध्याह्न योजना की शुरुआत की गई, मतलब मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, मिड डे मील योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की जा रही है। किसको प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी? वयस्क साक्षरता को, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, माध्यमिक शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है प्राइमरी स्कूलों में क्या होता है? प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील योजना को चलाया गया है जिसमें बच्चों को दोपहर में भोजन मिलता है। और प्राइमरी स्कूल मतलब मेरे भैया क्या? प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। अभी मिड डे मील योजना जो है इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित
भारतीय स्वतंत्रता लीग किस जो है एक संगठन का अग्रदूत था, बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आपसे प्रश्न पूछा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये किसके द्वारा, तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित किया गया था, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 28 से लेकर के 30 मार्च, ठीक है, 28 से लेकर के 30 मार्च 1942 में, ठीक है, 1942 में कहाँ पर, तो सिंगापुर में, ठीक है। क्या होगा, तो सिंगापुर में इसका गठन किया गया था। 28 से 30 मार्च 1942 के बीच में सिंगापुर में रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और ये इसको क्या होगा, बाद में यही जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ये क्या होगी, ये भारतीय राष्ट्रीय फौज, इंडियन नेशनल आर्मी है ना, के नाम से जानी जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय फौज के नाम से जानी जाएगी। जिसको किसको सौंप देंगे, तो ये भारतीय राष्ट्रीय फौज को जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। कब, 1943 में, ठीक है। 1943 में क्या होगा, सिंगापुर में ये इस भारतीय राष्ट्रीय जो ये भारतीय स्वतंत्रता लीग है इसको क्या कर देंगे, नेताजी को सौंप देंगे, और नेताजी क्या करेंगे, इसको भारतीय राष्ट्रीय फौज, इंडियन नेशनल आर्मी में चेंज कर देते हैं 1943 में सिंगापुर में, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, बताइएगा। कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, मदन मोहन मालवीय होंगे, महात्मा गांधी होंगे, एनी बेसेंट होंगी, या फिर बी आर अम्बेडकर होंगे। तो कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, कौन होंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखो, गांधी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने क्या किया था, इन्होंने सेकेंड वाले जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस था उसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। अगर हम लोग बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ठीक है। पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से क्या किया गया है, एक योजना शुरू की गई है। कौन सी, जननी सुरक्षा योजना। तो आपको बताना है जो जननी सुरक्षा योजना है, ठीक है, तो ये किसके जन्मदिवस पर शुरू की गई है, तो देखो इसको शुरू किया गया है कब, इसको शुरू किया गया है 11 अप्रैल 2005 को, ठीक है। कब शुरू किया गया है, तो 11 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया है, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। आपको बताना है कि जो ये जननी सुरक्षा योजना है, ठीक है, तो ये किसके जन्मदिवस पर शुरू की गई, ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस पर 11 अप्रैल 2005 से जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, देखो भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत कैसा देश है मेरे भैया, कृषि प्रधान देश है, ठीक है, कैसा है, कृषि प्रधान देश है। मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार भी क्या होगा मेरे भैया, कृषि होगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी मेरे भैया, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है, बताइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण अगर हम लोग बात करेंगे, पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो किसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को प्रकाशित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाएगा, तो ये इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 12 सदस्यों को अभी हाल ही में किसको नामित किया गया है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो सुधा मूर्ति को नामित किया गया। किसको, तो अभी हाल ही में सुधा मूर्ति को नामित किया गया। सुधा मूर्ति की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, डॉलर बहू हो जाएगा, ठीक है क्या। तो सुधा मूर्ति की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, डॉलर बहू हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ, ये आपको बताना है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं अशोक के जो शिलालेख हैं 4 लिपियों में आपको मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन सी, तो एक ब्राह्मी हो गई, ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे खरोष्ठी हो गई, खरोष्ठी हो गई, तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीक हो गई, ग्रीक हो गई, चौथी अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगी, आरमाइक हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी
ब्राह्मी लिपि में नहीं है। देखो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको ब्राह्मी लिपि में ही मिलेंगे। खरोष्ठी में अगर पूछा जाए तो खरोष्ठी में क्या होता था, तो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। ठीक है, क्या होता था, तो दाएं से क्या होता था, दाएं से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता था। किसमें, खरोष्ठी लिपि में लिखा जाता था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शहबाजगढ़ी हो जाएगा। ये कहाँ पर, तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको ये शहबाजगढ़ी मिलता है, अभिलेख मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो ये ब्राह्मी लिपि में इसका प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, इस लिपि में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं, बल्कि किसका, बल्कि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। वैमनस्य का विलोम क्या होगा, चलिए जल्दी से बताएगा, वैमनस्य का विलोम क्या होगा। थोड़े से 2-4 प्रश्न हम लोग हिंदी वाले भी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हिंदी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो बताइएगा। तो वैमनस्य का विलोम क्या होगा, सुमनस्य होगा, विमनस्य होगा, औमनस्य होगा, या सैमनस्य होगा, सौमनस्य होगा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग वैमनस्य का विलोम पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे आप लोग, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो वैमनस्य का विलोम हो जाएगा सौमनस्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सौमनस्य। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जस दुल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या है, बताइएगा। जैसा दुल्हा वैसी बारात, है ना, जस दुल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या होगा, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, नहीं ये नहीं होगा। जैसे खुद वैसे साथी, बिल्कुल ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा दुल्हा है वैसी ही उसकी क्या है, बारात है, जैसे खुद है वैसे ही उसके क्या है, साथी हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जो धरती फोड़ करके जन्म लेता हो। ठीक है, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसको क्या कहेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। देखो क्या कहते हैं, है ना, चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए क्या करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर देखो, जो धरती फोड़कर जन्मता हो इसको क्या कहेंगे, इसको उद्भिज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। जरायुज किसे कहते हैं, जरायुज जो भैया जो प्राणी क्या हो, माता के गर्भ से निकलते समय क्या हो, खेड़ी से लिपटा हुआ होता है। माता के गर्भ से जन्म लेते समय क्या हो, जो खेड़ी से लिपटा हो उसको क्या कहते हैं, उसको जरायुज कहते हैं। ठीक है मेरे भैया। जन्मजात मतलब जो जन्म से हो, है ना, जन्म से जो इसको जो प्राप्त हो वो क्या होता है, जन्मजात। जैसे कहते हैं जन्मजात अंधे हैं, है ना, मतलब जन्म से ही इनको अंधा जो है प्राप्त है। ठीक है, स्वयंभू की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है मेरे भैया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे जरा बताइएगा, स्वयंभू किसे कहते हैं। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको कहते हैं उद्भिज कहते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। राम की गाय चढ़ती है, वाक्य में कौन सा कारक है, बताइएगा। राम की गाय चढ़ती है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो राम की गाय चढ़ती है, तो कर्ता, कर्म, संबंध या फिर अधिकरण, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो संबंध का बोध हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, संबंध का बोध हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, है ना। इसकी विभक्ति अगर हम लोग बात करें तो क्या है, का, की, के, है ना, का, की, के, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, बताइएगा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, इनको अगर आप सही कर ले आ रहे हो तो फिर आगे और लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो वह बहुत ही अच्छा लड़का है। देखो जिस सर्वनाम के द्वारा क्या हो, पास या दूर स्थित जो व्यक्ति हैं, प्राणी है या फिर वस्तु है, उनकी ओर निश्चित रूप से संकेत किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय जहां पर हो, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पेशली किसी एक के बारे में बात हो रही कि वह बहुत अच्छा लड़का है ना, मतलब स्पेशली इंगित किया जा रहा है कि वही लड़का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निश्चय हो रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अनुमान का विशेषण क्या होगा, चलिए बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमानित होगा, अनुमानक होगा, अनुमित होगा, अनमित होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा, बताइएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, बताइएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में जब पानी बरसता है कौन सा उपवाक्य है, बताइएगा। संज्ञा उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य होगा, क्रिया उपवाक्य होगा, या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको पता है जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिन शब्दों से क्या हो जाए क्रिया की विशेषता का पता चले उन्हें क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है,
त्रिदशालय, त्रिदेव, नाग, गौ क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पर त्रिदिशालय जो है ये भी है, त्रिदेव भी है, नाक भी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे धौ है, देवलोक है, सुरलोक है, इंद्रपुरी है, दिव है, सुरपुर है, बैकुंठ है, परलोक है, परधाम है। ये सब क्या होंगे? स्वर्ग के पर्यायवाची हो जाएंगे। जो नहीं है तो वो गौ नहीं है। ठीक है, क्या है? गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1965 में क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होगी। अगर सबसे पहले पुरुष आपसे पूछा जाए किस पुरुष को दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। ठीक है, अगर आपसे महिला पूछा जाए तो महिला किसको दिया गया? तो आशा पूर्णा देवी को दिया गया। महिलाओं में अगर पूछा जाए पहली बार किसको दिया गया, तो आशा पूर्णा देवी को दिया गया। अगर हिंदी भाषा में पूछा जाए पहली बार किस पुरुष को, अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में पहली बार किसको दिया गया, तो ये दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। ठीक है, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। अगर हम लोग बात करें महिलाओं में पहली बार किसको दिया गया, तो महिलाओं में पहली बार हिंदी भाषा में महिलाओं में पहली बार महादेवी वर्मा को मिला है। किस पुस्तक के लिए? तो यामा के लिए मिला है। कब मिला है? अगर वर्ष आपसे पूछा जाए किस वर्ष दिया गया, तो 1982 में, 1982 में क्या किया गया? महादेवी वर्मा को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? बताइएगा। आ होगा, इत्रा होगा, आ होगा, त्रा होगा। तो क्या हो जाएगा? सुमित्र आ, सुमित्रा है ना, सुमित्र आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय होगा? आपका आ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए मेरे भाई, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आपको इसी तरीके की दूसरे प्रैक्टिस सेट और भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सेशन को लाइक शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।